नमस्कार, एक बार पुनः एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण। तो हम लोग जैसा कि पिछली क्लासेस में अध्ययन कर रहे हैं इसमें ट्रांसलेशंस का, और वन बाय वन एक एक करके हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले जो क्लासेज हैं उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा पढ़ा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस, जैसे हु अगर आता है किसी सेंटेंस में तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, और कौन सा अगर दिया हुआ है तब कैसे उसका लिखेंगे। तो इन प्रकार के ट्रांसलेशंस की चर्चा हुई थी। तो चलिए आज हम लोग उसके एक कदम आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों का जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ही अब अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या लगती हैं, इन सब तमाम बातों को, और कुछ स्पेशल टाइप्स के अगर ट्रांसलेशन आपको दिए जाते हैं तो उसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान आपको बताई गई थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि प्रकार के अगर वाक्य आ रहे हैं अंत में वाक्य के, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो एक चीज़ मैंने इसको पहचानने का ट्रिक भी बताया था आपको, क्योंकि है, हैं और हूँ ये शब्द है तो ये किसकी पहचान होते हैं, प्रेजेंट की। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, कोई कार्य निरंतर अगर चल रहा है इसका मतलब है कि वो लगातार जारी रह रहा है। तो वहाँ रहा, रही, रहे ये सब वाक्य आते हैं। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ये लिखा जाएगा। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, तो सहायक क्रिया इसमें 3 सहायक क्रियाएं प्रयोग होंगी मुख्य रूप से। तो सहायक क्रिया क्या लगेगी, इसमें अगर एक वचन करता है, एक वचन करता, तो उसके लिए हम लोग जो सहायक क्रिया लिखते हैं उसको लिखते हैं इज। अगर कर्ता हमारा बहुवचन का है तो उसके लिए जो हम लोग सहायक क्रिया यूज करेंगे वो यूज करते हैं आर। लेकिन मैं शब्द के लिए इसमें स्पेशली एक वाक्य, एक उसका अलग से सहायक क्रिया लिखी जाएगी कि अगर मैं दिया हुआ है तो उसके लिए एम सहायक क्रिया लिखी जाएगी। तो सबसे पहले इसका नियम क्या है, लिखने के लिए किस प्रकार से लिखेंगे आप। अगर हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अफर्मेटिव में, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हो गया, प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में अगर ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन हो, अब ये एक वचन या बहुवचन हो सकता है, एक वचन या बहुवचन कर्ता हो सकता है, या स्पेशल केस में अगर आई दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब आई के लिए एम लगेगी यहाँ पे, ठीक है। आई के लिए क्या रहेगा, एम का प्रयोग होगा। तो एक वचन या बहुवचन के हिसाब से ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और हेल्पिंग वर्ब जो है एक वचन के लिए इज का प्रयोग होगा, बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होगा। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है तो वहाँ पे हम लोग एम का ही प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। इसके बाद जो हम लोग लिखते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट हमने लिख दिया है, इसका मतलब है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये शो कर रहा है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पे भी, ये मोटी मोटी बात आप लोग समझ लीजिए, जहाँ पे रहा, रही, रहे, चाहे रहा है हो, चाहे रहा था हो, चाहे रहा होगा हो, तीनों प्रकार के ट्रांसलेशन अगर दिए हुए हैं तो उसमें हमेशा और हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। तो ये हार्ड रूल आप इसको समझ लीजिए कि वर्ब अगर रहा, रही, चाहे वो पास्ट में भी चला जा सकता है, हो सकता है रहा था, रही थी, रहे थे हो, या फ्यूचर में जा सकता है, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। लेकिन अगर फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर रहा, रही, रहे ये सब दिया हुआ है तो वर्ब के फर्स्ट ही फॉर्म में, यहाँ पे कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। तो फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी और जोड़ देंगे। तो इसके बाद
वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। वर्ब के बाद यानी टेंस में वर्ब के बाद जो बचते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं। और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक ही दिया हो सकता है एक से अधिक ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ट्रांसलेशन में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी एक्स्ट्रा होगा वर्ब के बाद वो सब ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसका नियम आप समझ गए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका एक वचन या बहुवचन हो सकता है, या आई होगा स्पेशल केस में, इसलिए जिक्र हो रहा है चूँकि और ट्रांसलेशंस में चूँकि जब बहुवचन के रूप में हम बहुवचन करता यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट बात करते हैं तो उसमें आई को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, ये भी बहुवचन कर्ता के रूप में ही इस्तेमाल होता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके लिए एक अलग से जो है सहायक क्रिया का उपयोग किया जाता है। वो सहायक क्रिया क्या है? अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें जो है आप स्पेशल सहायक क्रिया है एम, तो एम लगाएंगे वहाँ पे, तो उसके अनुसार आप आगे ट्रांसलेशन को प्रोसीड करेंगे। तो सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इसमें नॉट भी दिया है इत्तेफाक से, अभी अफर्मेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप बताया गया था आपको, तो इंट्रोगेटिव आएगा तो उसके लिए अलग से नियम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे, और हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अगर नॉट भी दिया होता लेट अस सपोज ट्रांसलेशन में, तब वहाँ पे नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं आप? तो हेल्पिंग वर्ब जो लिखे हैं, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग होगा, इसके बाद मुख्य क्रिया लिखी जाएगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लोग लिख देंगे। तो ये है इसका संपूर्ण नियम। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए लागू है, इंट्रोगेटिव के लिए आपको अलग से नियम बताए जाएंगे। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग इसमें कुछ आपको ट्रांसलेशन देते हैं, इसको आप सॉल्व करिए, और ये आपको इससे कंफर्म हो सके कि जो पढ़ रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है। बच्चा मैदान में नहीं खेल रहा है, इसका अगर आपको ट्रांसलेशन लिखना है तो बच्चे की अंग्रेजी क्या होती है? चाइल्ड। बच्चा का अंग्रेजी चाइल्ड, अब बच्चे हो जाता तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाता। बच्चा का बहुवचन होता है बच्चे, जिसकी अंग्रेजी भी बदल जाएगी, वहाँ पे हो जाएगा चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए टेंस कौन सा है, यहाँ से पहचानिए। है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट, रहा रही रहे दिया है तो कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब टेंस कौन सा मिलके बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर आप लोग सब भूल जाएंगे तो भी जो मैंने नियम बताया है उसको याद रखेंगे तो सब कुछ भूलने के बावजूद भी आपको दिमाग में वो बातें रहेंगी कि आप बता सकते हैं कौन सा टेंस होगा। जैसे है किसकी पहचान है? हैं, हूँ, ये सब प्रेजेंट की पहचान है। रहा रही रहे किसकी पहचान है? कॉन्टिन्यूअस की। ता ती ते अगर लिखा है तो पहचान है इंडिफिनिट की, तो ता है ती है से प्रेजेंट इंडिफिनिट बन जाता है। अभी और आगे आएगा चुका है चुकी है तो वो परफेक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका विच्छेद करके भी जो है ट्रांसलेशन का पता कर सकते हैं कि कौन सा टेंस में ये लिखा जाएगा। तो चाइल्ड, अब यहाँ पे सहायक क्रिया आप लोग इस्तेमाल करिए। तो सहायक क्रिया क्या लगेगी? बच्चा एक वचन है कि बहुवचन? अब इसका पता करना, वैसे तो एक वचन है, नहीं समझ में आ रहा है तो इसके वर्ब पे चले जाइए। रहा है, इसका मतलब एक ही बच्चे की बात हो रही है। अगर रहे हैं होता तब यहाँ पे ये भी बोला जाता, तो बच्चा मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ बच्चे की जगह क्या होगा? बच्चे होगा, तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा बहुवचन में है। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिनको हम नहीं पहचान सकते हैं कि वो एक वचन में लिखे गए हैं कि बहुवचन में। जैसे मोर हो गया, ठीक है, तो मोर, या शेर हो गया, तो शेर को अब यहाँ शेरे नहीं लिखते हैं, शेर का बहुवचन शेरे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे वर्ब से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो अब यहाँ पे चाइल्ड, अब सहायक क्रिया आप इस्तेमाल करिए, चूँकि एक वचन है तो इसमें लगेगा इज। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपने लिख दी, अब इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? नॉट।
अब प्ले लिख दिया आपने मुख्य क्रिया, अब मुख्य क्रिया में अब आप आईएनजी जरूर जोड़ेंगे, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। प्लेइंग इन द फील्ड। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आप लोग। अब दूसरा ट्रांसलेशन देखिए कैसे हम लिख रहे हैं उसको। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है, तो इसका कैसे लिखेंगे। अब अध्यापक का अंग्रेजी क्या होती है, टीचर। टीचर। अब बताइए नहीं पढ़ा रहा तो टेंस देख के ही पहचान में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अध्यापक टीचर एक वचन करता है कि बहुवचन, तो उत्तर आएगा कि एक वचन करता है, तो इसके लिए सहायक क्रिया आप इज लिखेंगे। अब इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब की ठीक बाद तुरंत आप क्या लिखेंगे, नॉट। अब पढ़ना, पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड, लेकिन पढ़ाने की अंग्रेजी होती है टीच। तो टीच में आप ई आर लगा देते हैं तो बन जाता है टीचर, माने पढ़ाने वाला। जैसे फिश मिस होता है मछली, ई आर उसमें जोड़ दीजिए, फिशर हो जाएगा, तो मछली पकड़ने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, काफ़ी इंग्लिश जो है आप अपना वर्ड पावर ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो टीचर इज नॉट, अब यहाँ पे टीच लिख दीजिए। अब इसमें टीच का सेकेंड फॉर्म टाट होता है, थर्ड फॉर्म भी टाट होता है, तो टीच टाट टाट, लेकिन इसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, तो इसलिए आपने टीच लिखा है इसको। और फिर यहाँ पे आईएनजी जोड़ना मस्ट है, नॉट टीचिंग। अब यहाँ पे क्या टीच कर रहा है भाई, तो इंग्लिश इन दी क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चल रहे हैं किसका, इंट्रोगेटिव पार्ट्स में, कि अगर इंट्रोगेटिव आपको दिया होगा तब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग, एक में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब बीच में आते हैं, और एक टाइप ये भी बताया था जिसमें क्या शब्द पहले आता है। तो जिसमें क्या पहले आएगा उसमें पहले सहायक क्रिया से ही वो ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, और अगर क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ रहे हैं तो पहले उनकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, फिर कर्ता लिखा जाएगा, फिर नॉट, फिर मुख्य वर्ब, और फिर उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे कर्म को। तो ट्रांसलेशन के थ्रू इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो ट्रांसलेशन के रूप में अगर हम लोग उसको समझें तो एक ट्रांसलेशन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या मैं स्कूल, अब इसमें आज शब्द भी लिख लीजिए, क्या मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इसका कैसे आप लोग करेंगे। तो यह जो है मान लीजिए इसको हमने दे दिया टाइप 1, इंट्रोगेटिव का टाइप 1, जिसमें क्या से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग कि हेल्पिंग वर्ब जो इसकी है, जो सहायक क्रिया है, उसी से यह ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो जब भी इधर क्या से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वह लिखी जाएगी इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, अर्थात कर्ता के हिसाब से कि कर्ता कैसा दिया हुआ है इसका। तो कर्ता चूंकि मैं है तो मैं के लिए स्पेशल आता है इसमें एम। अब इसके बाद क्या लिखेंगे तुरंत, इसके बाद नॉट नहीं लिखा जाएगा, ये भी याद रखना, इसीलिए मैंने नॉट दिया है कि नॉट आप लोग कहाँ पे लगाते हैं, महत्वपूर्ण ये भी है। तो नॉट का पोजीशन कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत इसके बाद कर्ता लिखा जाएगा। इसका सब्जेक्ट है आई,
और इसके बाद अब तुरंत आप लोग लिखेंगे नॉट, यानी कर्ता के ठीक बाद ही नॉट की पोजीशन होगी। ठीक है, तो वहीं पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि एम लिख दिया, नॉट लिख दिया, फिर आई लिख दिए, तब वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कर्ता के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे गोइंग टू स्कूल टूडे। अब एक चीज़ और बताई थी हमने, टूडे, टुमारो, स्टरडे, दैट डे, प्रीवियस डे, एवरी डे, ये सब जो वाक्य आते हैं तो इसको आंख मूंद करके हमेशा अंत में लिख दिया करिए, ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। अगर इनको आप बीच में कहीं पे लिखेंगे, आगे भी जैसे इस कंडीशन में आगे नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाएगा टेंस। तो इसको बेहतर है कि ज़्यादा इसमें बिना कुछ सोचे समझे एकदम लास्ट में आप लोग लिख देंगे टुडे, टुमारो, स्टरडे, दैट डे, प्रीवियस डे, ये सब जो वाक्य आ रहे हैं तो आपका जो है काफ़ी काम आसान हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जब पीछे लिखे जाएंगे तो गलती होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा कम रहेगी। और अगर आप बीच में कहीं पे लिख देते हैं, आगे लिख दिया आपने, तो फिर ये समस्या खड़ी कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप लोग बेहतर ढंग से स्मरण कर लीजिए कि इन वाक्यों को हमेशा आप पीछे लिखेंगे, क्योंकि बीच में अथवा आगे जो है जब भी आप लिखेंगे तो वहाँ पर जो है वो गलत हो सकता है आपका ट्रांसलेशन। तो इन चीज़ों का बेहतर ढंग से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला ट्रांसलेशन मैं दे रहा हूँ, ये समाप्त हो गया टाइप 1। अब यहाँ पे टाइप 2, टाइप 2 में हम दे रहे हैं यहीं पे अब इसमें क्यों शब्द इसमें डाल दिया हमने। लेट अस सपोज मैं आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूँ, यही आपका ट्रांसलेशन है। तो अब इसमें टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि क्यों, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है ये कहाँ पे आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। तो जब बीच में प्रश्नवाचक आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। तो इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे आप, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई लिख दिया। अब इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब आप लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट इसका क्या है, मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा इसमें, आई एम। और यहाँ पे इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद तुरंत करता आएगा, यानी सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब यहाँ पे नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। तो समझ में आ गया ये। तो इसको किस तरीके से करना है, वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार के टेंसेस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अगर जैसे कि कौन शब्द से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है तब आप कैसे करेंगे। चलिए अगला ट्रांसलेशन मैं इसी पे ले लेता हूँ। आज वहाँ कौन नहीं जा रहा है, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के ट्रांसलेशन को। तो क्या हम कौन शब्द जो दिया हुआ है उसको प्रश्नवाचक मानेंगे कि साधारण वाक्य के रूप में मान के लिखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको समझने के लिए प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में मैंने काफ़ी लंबी चर्चा की थी, कौन के बारे में बताया था आपको। तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, जिससे कि यहाँ पे कहानी पूरी तरह से समझ में आए उनके। तो कौन जब भी किसी ट्रांसलेशन में दिया होगा, इस चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि कौन जब भी किसी ट्रांसलेशन में दिया होगा तो वह सदैव किस रूप में, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, कौन जब भी दिया होगा तो एक वचन कर्ता के रूप में ही लिखा जाएगा, एक वचन कर्ता के रूप में लिखा जाएगा।
तो एक वचन कर्ता के रूप में ही इसको हम लोग लिखेंगे। तो जब एक वचन कर्ता के रूप में लिखेंगे तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले किसको लिखते हैं, कर्ता को, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब को, इसके बाद मेन वर्ब को, और उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ के हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे कौन की अंग्रेजी बताइए क्या होती है। तो कौन इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, हु। तो सब्जेक्ट आपने लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से बात क्लियर। सब्जेक्ट के बाद अब क्या लिखेंगे आप लोग, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो लिखी जाएगी, अब उसमें 3 सहायक क्रिया है, इज, एम, आर, तो इसमें क्या लगेगा ये सोचना है। तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वचन कर्ता, यानी ये कर्ता के रूप में तो लिख दिया आपने। अब ये कैसा कर्ता है, एक वचन का कर्ता है। तो एक वचन कर्ता के साथ जो है हमने शुरुआत में ही वीडियो के बताया था कि एक वचन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो लगती है इज। इज लिखेंगे। अब इज के बाद इसके बाद तुरंत क्या लिखा जाएगा, नॉट, नॉट। अब इसके बाद गोइंग हो जाएगा, देयर वहां, और टुडे अंत में लिखा जाएगा, बीच में मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो टुडे, टुमारो, ये सब बहुत बार बता चुका हूं कि सदैव अंत में लिखिए, आप इसका प्रयास करिएगा अंत में रहें। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गए। तो हु हमेशा जब भी किसी ट्रांसलेशन में आएगा तो एक वचन कर्ता के रूप में ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसलेशन लिखिए। वह कौन सी किताब रोज पढ़ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, वह कौन सी किताब रोज पढ़ रहा है। तो कौन सी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, कौन सी किताब की अंग्रेजी पूरा एक साथ। कल इसके बारे में डिस्कशन हुआ था पिछले वीडियो में कि कौन की अंग्रेजी होती है हु, लेकिन जब कौन सा आ जाए उसमें सा शब्द और सा सी से, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये वाक्य आ जाते हैं तो उसकी अंग्रेजी होती है व्हिच। तो व्हिच के साथ में बुक लिखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कौन किसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, किताबों की। तो यहाँ पे व्हिच बुक पूरा शब्द प्रश्नवाचक की तरह ट्रीट होगा, जैसे वाई, वाट, व्हेन लिखे जाते हैं, वैसे व्हिच बुक पूरा प्रश्नवाचक की तरह यहाँ पे लिखेंगे आप। इसके बाद फिर से वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से लिखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हिच बुक। अब व्हिच बुक, अब ये प्रश्नवाचक हो गया। अब पढ़ रहा है, इसका मतलब एक वचन, तो एक वचन है तो इज लगेगा इसमें। इज ही रीडिंग, यहां पे हो जाएगा डेली। तो व्हिच बुक इज ही रीडिंग डेली। अगर इसमें नॉट भी होता तो नॉट कहाँ लिखते आप, तो नॉट की पोजीशन यहाँ पे होती। अगर इसमें ट्रांसलेशन में नहीं भी हुआ, कौन सी किताब रोज नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ही के बाद आप नॉट लिखते, और कहीं इसकी लोकेशन नॉट की नहीं है तो कर्ता के बाद ही नॉट लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला ट्रांसलेशन देखिए। अब अभी तक इसमें था कौन सा, कौन सी, कौन से, ये था। अब एक और प्रश्नवाचक आ गया, किसका, किसकी, किसके। तो ये भी डिस्कशन हो चुका है। तो किसका किताब, किसकी किताब, किसकी कलम, किसकी स्कूल, किसका
किसका कलम, तो इस प्रकार के वाक्य अगर आते हैं, किसका, किसकी, किसके, लेकिन ये एक शब्द और के रहता है, उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो जिनके साथ ये शब्द आएंगे इन सब की अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। तो अब बताइए इसकी अंग्रेजी क्या होती है। किसकी किताब का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हुज बुक। अब चूंकि ये भी प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हेन होते हैं, वैसे ये भी प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो किसकी किताब मिलके पूरा एक शब्द बन गया प्रश्नवाचक। अब इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, इसका सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया किसके हिसाब से लिखी जाएगी, कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है ही, तो ही के लिए क्या लिखेंगे आप, इज, ही। अब नॉट देखिए इसमें ट्रांसलेशन में दिया हुआ है, तो नॉट यहाँ पे कर्ता के ठीक बाद नॉट लिखेंगे। नॉट रीडिंग डेली। तो ये वाक्य आपको संभवतः समझ में आए होंगे कि ये कैसे लिखे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम लोगों का यहाँ पे कल्याण हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक अगले सेगमेंट के साथ चलेंगे जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके सारे पैरामीटर्स के बारे में, सहायक क्रिया क्या होगी, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, कैसे उसको लिखा जाएगा। तो ये तमाम प्रकार की बातें जो है हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।